हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज पॉलिटी की थ्योरी देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, भारतीय संविधान सभा, ये क्वेश्चन यहाँ से बस वही पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था, क्वेश्चन जैसे पूछे बच्चों तो कब आया था, जुलाई 1946 ईस्वी में। ये पिछले एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1946 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन में सदस्य कौन कौन से थे, क्रिप्स मिशन को ही बच्चों कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, उस उसमें 3 सदस्य थे। ठीक है ना, कौन कौन से थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है बच्चों, और ये पिछले सीडीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, तो ये 3 थे और एक अदर ऑप्शन था जो नहीं थे। ठीक है ना, चलिए अब है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया, तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में सबसे पहले ये कहा था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी बच्चों, संविधान के लिए सबसे पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना बच्चों, और क्वेश्चन बहुत बार ये भी आया एग्जाम में कि पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए, और क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए भारत का वह कौन ऐसा देशी रियायत था जहां से एक भी सदस्य भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसमें सम्मिलित नहीं थे, तो कौन था बच्चों, हैदराबाद था। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों, 33। यानी जब भारत का संविधान बन रहा था उसमें कुल अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, 33 थे। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी बच्चों, तो 15 थी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब है संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है ना, ये देखिए, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चों कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ, तो आप लोग क्या बताइएगा, बंगाल से। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ था, जब देश का यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, जब बंटवारा हो गया उसके बाद कब निर्वाचन हुआ, सॉरी जब बंटवारा हो गया उसके बाद जो निर्वाचन हुआ उसमें कहाँ से वो चुनाव लड़े थे, यानी उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बॉम्बे से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ठीक है ना बच्चों, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 299। इसके पहले एक बार संविधान सभा का गठन और किया गया था, कब किया गया था,
तो 1946 में किया गया था, ठीक है बच्चों। लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो फिर से दोबारा कब गठन किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों, तो 299 थी, ठीक है। जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 229, एवं देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी, 70 थी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी 1947 ईस्वी में अपना देश आजाद हुआ था, ये तो सबको पता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब भारत आजाद हुआ यानी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये गृह मंत्री भी थे, सूचना व प्रसारण मंत्री भी थे, राज्यों के मामले के भी मंत्री थे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आता है बच्चों की स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। चलिए, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय कौन थे, तो डॉक्टर जान मथाई थे। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी जो 2020 में हुआ है उसमें क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय विधि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक है ना। वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो CH भाभा थे, ठीक है। संचार मंत्री कौन थे, रफी अहमद किदवई, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे, तो RK षणमुखम चेट्टी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, या स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो RK षणमुखम सेट्टी, ठीक है। चलिए, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में आया था कि भारत जब आजाद हुआ उस समय उद्योग मंत्री या आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। अब है कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो BN गाडगिल थे, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे। ये संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। यानी भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुआ था। यानी संविधान के प्रारूप पर कितना दिन का बहस हुआ, तो 114 दिन का बहस हुआ। संविधान निर्माण काल में कुल मिलाकर कितने रुपए का खर्च हुआ था, तो 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे, ठीक है। चलिए, संविधान को जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग थे, यानी जब संविधान, ठीक है, बना उस समय संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, ठीक है ना। और अनुच्छेद कितने थे बच्चों, 395 अनुच्छेद थे, तथा अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल भाग की संख्या कितनी है बच्चों, 25 है। कितने भाग हैं, वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं इन नंबर ऑफ 22। यानी 22 एक का एक का बी ऐसे करके होता है ना, तो ऐसे कितने हैं भाग, 25 है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वर्तमान समय में संविधान में भाग की संख्या कितनी है, तो 25 बताइएगा आप लोग, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं, तो लगभग 470 है, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी है बच्चों, तो अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां है संविधान में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और आप लोग को पता है ना कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया। यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। देखिए, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्जाम में आए थे
क्या आया था क्वेश्चन कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा की थी। यानी ये क्वेश्चन था ना कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई थी, तो आंसर क्या था उसका 26 जुलाई 1947 ईस्वी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आते हैं ना कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है ना, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अब संविधान की जो प्रस्तावना है ये तो उतना इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है नहीं, लेकिन भारत के हम लोग नागरिक हैं तो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हम लोग बस उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए, अब भारतीय प्रस्तावना देखिए, आप लोगों को पहले बता चुका है ना बच्चों अभी कि भारतीय प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, चलिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे आया था एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। यानी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अनुसार जितनी भी संविधान की शक्तियां उसका स्रोत कौन है, भारत के लोग हैं। ठीक है ना, चलिए, प्रस्तावना को न्यायालय में ये उतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। ठीक है ना, चलिए हम लोग केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के व्यू से। ठीक है ना, चलिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, या पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया, या राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया, या तीनों को एक ही में ऐड करके पूछ सकता है। कैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, तो कब जोड़ा गया बच्चों, 1976 में। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम में बैठो। ठीक है ना, क्या है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जब भारत का संविधान बना था तो किस देश से कौन सा शब्द लिया गया, उसी के विषय में इसमें विवरण है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया था, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि बताइए संविधान में महाभियोग का प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना, फिर से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, ये सब कहाँ से लिया गया बच्चों, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, अब आता है बात कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। देखिए अब क्वेश्चन आते हैं कि आयरलैंड से, या पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन। देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के बारे में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है ना, यही दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तावना की जो भाषा थी
वो कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, क्या कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? तो प्यारे बच्चों, प्रस्तावना जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया था? ये तो अमेरिका से लिया गया था। लेकिन जो प्रस्तावना में भाषा लिखी गई थी वो लैंग्वेज कहाँ से ली गई थी? मतलब प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित है वो कहाँ से लिए गए थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आते हैं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? तो समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है बच्चों। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध जो है वो भी कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। चलिए, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार के सब कहाँ से लिए गए थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आते हैं कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये भी प्यारे बच्चों जर्मनी से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी से क्या लिया गया था? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, यानी आपातकाल से संबंधित शक्तियां, ठीक है ना। चलिए, कनाडा से क्या लिया गया था? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये सब कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। कनाडा से क्वेश्चन पूछ दे कि संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, यानी जितने राज्य के पास शक्तियां होती है उससे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है बच्चों? केंद्र के पास, ठीक है ना। ये शक्ति कहाँ से ली गई थी? तो कनाडा के संविधान से। अब राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति विभाजन कहाँ से हुआ था? कनाडा से हुआ था। चलिए, अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। चलिए, रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से क्या लिया गया था बच्चों? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया था, ठीक है। जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, अब ये अगला टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, इस क्लास में बच्चों आप लोग बस वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में, आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठो, एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी स्टेट वाले एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए मन लगा के पढ़ो, अब ध्यान से आप लोग समझो, ठीक है। देखिए, पहला अनुसूची से क्या है? पहले तो आप लोग को ये बता दे कि भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में बच्चों पहले बता चुके हैं कितनी है, 12 है। लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 थी, ठीक है ना बच्चों। तो पहले अनुसूची में क्या दिया गया है ये देखने के लिए चलिए आते हैं यहाँ पे। प्रथम अनुसूची से क्या लिया गया बच्चों? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य, राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो 28 है। एवं संघ शासित, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है, ठीक है। इसका विषय में वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में, ठीक है ना। यानी आसान भाषा में हम लोग बोले तो प्रथम अनुसूची में क्या है बच्चों? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलते हैं द्वितीय अनुसूची में। इसमें क्या है द्वितीय अनुसूची में? तो इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। प्यारे बच्चों, इतना लंबा चौड़ा जाने से अच्छा है कि स्टार्ट मतलब हम लोग 2 लाइन में पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन आएगा क्या कि द्वितीय अनुसूची से क्या लिया गया है? तो द्वितीय अनुसूची से उच्च अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, या क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि उच्च अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों किस अनुसूची से संबंधित है? तो द्वितीय अनुसूची से, ठीक है। चलिए, तृतीय अनुसूची से क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद ग्रहण यानी शपथ का प्रावधान किससे लिया गया? अनुसूची 3 में है। क्वेश्चन पूछे कि भारत में शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 3 में है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति का
इसमें शपथ ग्रहण नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी जितने भी उच्च अधिकारी हैं या मंत्री हैं, सबका शपथ का ग्रहण किसके अनुसार होता है, तो तृतीय अनुसूची के अनुसार, ठीक है। चलते हैं आगे। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है ना। चलिए पांचवी में क्या दिया है, अनुसूचित, इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। यानी पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है बच्चों, तो अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति के से संबंधित है, ठीक है ना बच्चों। चलिए छठी अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, ठीक है ना। छठी अनुसूची किससे संबंधित है बच्चों, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। चलिए सातवीं अनुसूची, तो इसमें क्या है बच्चों, सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तथा इस अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, तो किस अनुसूची से संबंधित है बच्चों, सातवीं अनुसूची से, ठीक है। चलते हैं संघ सूची, सॉरी, हाँ, अब इसमें 3 अनुसूचियां है ना। पहले क्या है, संघ सूची। तो संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं बच्चों, 100 विषय हैं, ठीक है ना। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र, अब देखिए संघ सूची में जो होते हैं ना नियम कानून होते हैं, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग संघ सूची बोलते हैं। सॉरी, संघ सूची में बच्चों केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है, और वर्तमान में इसमें विषय की संख्या कितनी है, 100 है। संघ सूची में कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय हैं बच्चों, 61 विषय हैं, ठीक है। समवर्ती सूची, तो इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में विषय की संख्या कुल कितनी है बच्चों, तो इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है, 52। इसको आसानी से डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, तो कौन बनाता है बच्चों, संघ सूची, ठीक है। संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, संघ यानी केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय में कौन बनाता है, तो राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है बच्चों। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषाओं से। यानी भारत में कुल कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो तो कुल 375 बोली जाती है, लेकिन मुख्य भाषाओं के बारे में उल्लेख है इसमें, ठीक है ना। तो भारत की मुख्य भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है ना। 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुर तथा नेपाली को 2003 में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन में, ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एक क्वेश्चन ऐसे और भी आता है एग्जाम में बच्चों कि हाल ही में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में हाल ही में जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको, मैथिली, मैथिली कहाँ पे बोली जाती है बच्चों, तो बिहार में बोली जाती है, ठीक है। संथाली, संथाली कहाँ बोली जाती है बच्चों, तो ये बोली जाती है आप लोगों को झारखंड में, ठीक है। डोंगरी कहाँ बोली जाती है, ये बोडो तो होता है असम में बोली जाती है, असम और नागालैंड में बोडो बोली जाती है, और डोंगरी जो है बच्चों जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। चलिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में देखिए संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास आ गए, ठीक है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन ये कि बताइए संविधान संशोधन में पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ना, ठीक है। और क्या जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई। इसके अब क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे कि बताइए संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है ना बच्चों। तो संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके द्वारा क्या है बच्चों? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? तो संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। क्वेश्चन आएगा कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और कब जोड़ी गई बच्चों? तो 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी, ठीक है। आगे देखिए 11वीं अनुसूची, तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1993 में, तथा कौन से संविधान संशोधन से? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है बच्चों। इसमें विषय की संख्या कितनी है? तो 29 विषय हैं, ठीक है। चलते हैं 12वीं अनुसूची। आखिरी अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है बुक में, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है? 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी बच्चों? 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अब देखिए 12वीं अनुसूची, तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। यानी देखिए अब क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं बच्चों? तो इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। या 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1993 में। और किस संशोधन द्वारा? तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला टॉपिक क्या है? देशी रियासतों का भारत में विलय। देखिए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। आप लोग को तो पता होगा ना बच्चों कि भारत के एकीकरण का दूत किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हीं के बदौलत हमारा भारत एक हो पाया, ठीक है ना। नहीं तो पहले भारत अंग्रेजों के जाने के बाद कई टुकड़ों में बंट रहा था, जैसे कि कश्मीर अलग, ये अहमदाबाद अलग, ठीक है बच्चों। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिसके बदौलत हम लोग का संविधान, सॉरी हम लोग का देश एकीकृत हो पाया, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए भारत राज्यों का संघ है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये एक ऑप्शन होगा क्या कि भारत राज्यों का संघ है। तो हाँ संघ है, सही है। जिसमें कितने राज्य हैं बच्चों? तो 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब क्वेश्चन है ऐसे पूछ देगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इंडिया राज्यों का यानी भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1, ठीक है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ये इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये इंपोर्टेंट रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, ठीक है ना बच्चों, इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में
नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों को जोड़ने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में कोई भी नया राज्य जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कराई जा सकती है। क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र का नाम, देखते हैं ना कि योगी जी ने कितना कमाल किया, जैसे मुगल सराय का नाम बदल के क्या किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। बहुत सी जगह का नाम उन्होंने बदला है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। यानी भारत के किसी भी भाग में कोई नाम बदलना हो तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है और एनटीपीसी एग्जाम में तो बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से आया था। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ था बच्चों? 1 अक्टूबर 1953। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए, एनटीपीसी में आया भी था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया था और एनटीपीसी में भी आया था, ठीक है ना बच्चों। तो आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा देश था, सॉरी एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित हुआ, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात हुआ था 1 मई 1960 में। नागालैंड हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा हुआ 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 में। मेघालय कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। सिक्किम, ये क्वेश्चन आया था कि सिक्किम का गठन कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1975 में। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा, अब यहाँ से इंपोर्टेंट है लास्ट वाला ना, आप लोग एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है कि गोवा की स्थापना कब हुआ? तो 30 मई 1987 की संविधान संशोधन द्वारा, तो 25वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। सॉरी 25वां राज्य था गोवा, भारत में जोड़ने वाला कौन सा राज्य था? 25वां राज्य था, ठीक है ना। इसके पहले राज्यों की संख्या कितनी थी? 24। 25वां राज्य कौन बना? गोवा बना, ठीक है बच्चों। कब बना? 30 मई 1987। 26वां राज्य कौन सा था भारत का? तो छत्तीसगढ़ था। कब इसका निर्माण हुआ, यानी गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ बच्चों? तो 27वां राज्य था भारत का। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ, ठीक है। झारखंड कौन सा राज्य था? तो 28वां। कब गठन हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तेलंगाना कब हुआ? तो 29वां राज्य था तेलंगाना भारत का, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 2 जून 2014। अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि अभी सर आपने बताया कि 29वां राज्य, लेकिन वर्तमान में आप बताएं कि 28 राज्य हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए 29वां राज्य तेलंगाना तो बना, लेकिन जब जम्मू कश्मीर हट गया तो वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 28 ही है, ठीक है। चलिए देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये क्वेश्चन बताए थे ना बच्चों कि एनटीपीसी में आया था अभी कुछ समय पहले कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था भारत का? तो आंध्र प्रदेश था। कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अब देखिए जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हुआ उस समय अध्यक्ष कौन था? फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। अब देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। क्वेश्चन आएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो 1956 में पास किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए इसके अनुसार भारत में कितने राज्य गठित हुए? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, ठीक है। चलिए
देखिए, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव के मुक्ति के लिए पुर्तगाली के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें, हम शायद पता हो या ना हो, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था, लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा था कि आजाद होने के बावजूद भी गुलाम था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है ना। तो वो पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1961 के द्वारा आजाद हुआ था, ठीक है ना। अब आप लोग के मन में डाउट ये होगा कि इतना समय तक क्यों नहीं ये आजाद हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोगों को मुक्ति अंग्रेजों से मिली थी, पुर्तगालियों से नहीं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि भारत में आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो वो भी पुर्तगाली थे। और भारत से जाने वाला अंतिम विदेशी कौन थे? तो वो भी पुर्तगाली थे, ठीक है ना। पुर्तगाली 1400 ईस्वी में ही आ गए थे। पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। और गया भी कब? 1961 ईस्वी में। और बच्चों, आप लोग के मन में डाउट ये होगा कि अंग्रेजों ने जब भी कोई देश के लोग आए दूसरे देश के, तो उन लोगों को भगा दिया, लेकिन ये गोवा को क्यों नहीं भगाया? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि जो वहां का प्रधानमंत्री था अंग्रेज, ठीक है ना, उसने पुर्तगाल की महारानी से शादी किया हुआ था, यानी पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी किया हुआ था। इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को गोवा से नहीं हटाया, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा, आगे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे भी कि जैसे फ्रांसीसियों को हटा दिया, डच को हटा दिया, डेनिश को हटा दिया, सबको हटा दिया, लेकिन पुर्तगालियों को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि पुर्तगालियों का ये क्या था? तो जीजा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है बच्चों। पहले बता चुके हैं, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, ठीक है बच्चों। चलिए, इसको किस में शामिल किया गया? तो 8वीं, इन्हें ही संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है बच्चों। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप लोग भी अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाय।